अपनी स्क्रीन पर इन दो तस्वीरों को जरा ध्यान से देखिए और दोनों हाथ उठा के अपने सिर पे पीट लीजिए, क्योंकि इसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकते। शायद ही किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने भारत की साख को इस लेवल पर पहुंचाया होगा जहां वर्तमान महामानव ने पहुंचाया है। आप देखिए कि अमेरिकी राष्ट्रपति के सामने बैठ के पीएम मोदी हाथ में एक पर्ची लिए हुए हैं और पर्चियां छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, झांक झांक के देख रहे हैं, उसमें झांक झांक के कुछ पढ़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ मीडिएटर के तौर पर इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। यानी अमेरिका और ईरान के बीच जो समझौता हुआ है, इस समझौते पर मीडिएटर के रूप में पाकिस्तानी पीएम के भी हस्ताक्षर है। सोचिए कि पाकिस्तान की हैसियत इस मामले में कहां पहुंच गई और भारत के एक नेता ने अपने पद की हैसियत को कहां तक गिरा दिया, हमारी नाक कहां तक कटवा दिया। भारत के प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप के सामने बैठ के लगभग 1.5-2 मिनट की वीडियो में कम से कम 4 बार एक्सीलेंसी 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 बोल रहे हैं। यानी हर बार अपनी बात रखने से पहले हर लाइन की शुरुआत में एक्सीलेंसी बोल रहे हैं, यानी अतिरिक्त सम्मान दे रहे हैं। लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या नरेंद्र मोदी ट्रंप के सामने एक राष्ट्र के मुखिया के रूप में बैठे हैं, लोकतंत्र की अम्मा के प्रधानमंत्री के रूप में बैठे हैं, या फिर ट्रंप के कर्मचारी हैं। और इससे भी महत्वपूर्ण बात, अब तक यह कहा जाता था कि नरेंद्र मोदी बहुत बढ़िया वक्ता है, भाषण बहुत अच्छा देते हैं, लेकिन इस एक तस्वीर ने हुजूर के इस इकलौते गुण का भी गुण गोबर कर दिया है। हाथ में पर्ची लिए डोनाल्ड ट्रंप के सामने बैठे हैं। सोचिए, एक तो डिजिटल जमाना है, अपने मन से नहीं बोल सकते थे तो टैब ले लेते, मोबाइल फोन ले लेते, लेकिन नहीं, हमारे यहाँ जैसे 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन की परीक्षा में छात्र कुंजी लेके या सेव सीरीज फाड़ के लेके बैठ जाते हैं और हाथ में दबाए रहते हैं, धीरे धीरे नकल मार के लिखते रहते हैं। कुछ वैसा ही दृश्य हुजूर ने बनाया है। और सबसे ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि पर्ची देखकर जो पढ़ रहे हैं उसमें एक शब्द भी ऐसा नहीं है जो बहुत बड़ी चीज हो या बहुत कठिन भाषा हो या बहुत सारे आंकड़े हो, तथ्य हो, भूलने का डर हो। बिल्कुल नहीं, एकदम आसान भाषा की हिंदी वाली चीज है। ट्रंप के सामने बस इतना कह रहे हैं कि बड़ी संख्या में भारतीय नाविक समुद्री व्यापार में शामिल हैं, उनकी सुरक्षा जरूरी है। इस तरह की बातें, यानी बेहद सामान्य सी हिंदी बोलने के लिए भी हुजूर को पर्ची की जरूरत पड़ रही है। आप सोचिए कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री अगर 2 लाइन शुद्ध हिंदी का भी अपने मन से नहीं बोल सकते, तो फिर इतने बड़े देश के मामले में अपनी जिम्मेदारी कैसे निभाते होंगे, फैसले कैसे लेते होंगे। सवाल यह भी है कि क्या ट्रंप के सामने हड़बड़ा रहे थे और हड़बड़ी में भूलने का डर था? क्या इसलिए पर्ची लेकर बैठे थे? क्योंकि इतनी सामान्य सी बातें, वो भी हिंदी में बोलने के लिए किसी को पर्ची की जरूरत तो नहीं होनी चाहिए। जिस भाषा में आप दिन रात भाषण जाते हैं, 2-2 घंटा भाषण देते हैं। या फिर क्या प्रधानमंत्री को इन चीजों के बारे में बिल्कुल भी कुछ भी मालूम नहीं था कि उन्हें अपने नाविकों के मुद्दे को, यानी उनकी मौत का मुद्दा उठाना है, उनकी सुरक्षा का मुद्दा उठाना है। हालांकि इन्होंने सीधे तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति से कहा नहीं कि आपने हमारे 3 नाविकों को काहे मार दिया, मगर इतनी सी बात कहने के लिए भी पर्ची की जरूरत पड़ रही है। इससे ज्यादा शर्मनाक और कुछ हो नहीं सकता। उधर कांग्रेस ने एक ये वाला वीडियो भी शेयर किया है और लिखा है कि तब चर्चे वाले प्रधानमंत्री थे, अब पर्चे वाले प्रधानमंत्री हैं। देखिए, बराक ओबामा के सामने बैठकर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी किस तरीके से आंख में आंख मिलाकर बिना किसी पर्ची के, बिना टेलीप्रॉम्प्टर के अपनी बात रख रहे हैं। और नीचे देखिए, ट्रंप के बगल में बैठ के प्रधानमंत्री मोदी धीरे धीरे पर्ची झांक रहे हैं। बाकी तो आप जानते ही हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच डील हो गई है और इस डील में भी वही खेल हो गया है कि चौबे चले थे छब्बे बनने और दुबे बन के लौट गए। ट्रंप ने अमेरिकी जनता का लाखों करोड़ों डॉलर फूंक के दोबारा अमेरिका को वहीं पहुंचा दिया है जहां ओबामा ने छोड़ा था। इस पूरे मामले पर आइए जाने माने राजनीतिक विश्लेषक संजीव पांडे जी से समझते हैं कि जिन 14 बिंदुओं पर समझौता हुआ है, जो पाकिस्तान ने करवाया है, उसमें क्या क्या है। लेकिन एक बार फिर से शर्म महसूस करिए, अपना माथा पीटिए कि जो हस्ताक्षर भारतीय प्रधानमंत्री को करना चाहिए था, जो जिम्मेदारी हमें निभानी चाहिए थी, जो समझौता हमें कराना चाहिए था, वो पाकिस्तान करवा रहा है। और मेरी उस बात को याद करिए कि ये लोग बार बार, भाजपाई लोग पाकिस्तान पाकिस्तान का रट्टा लगाते हैं ना, यानी हमें पाकिस्तान से भी नीचे जाना है। और देखिए, कम से कम इस मामले में तो पहुंचा ही दिया। तो सर, अभी अमेरिका और ईरान के बीच समझौता हो चुका है और 14 पॉइंट पर यह समझौता हुआ है। इस समझौते में जो ईरान और अमेरिका के बीच डील हुई है, एक तरह से उस डील को आप किस तरीके से देखते हैं और कौन आगे दिख रहा है इस मामले में? देखिए, ये डील टोटली जो अभी हमें नजर आ रहा है उसमें वैश्विक हित में डील है, दुनिया के तमाम देशों के हित में ये डील है। और सबसे बड़ी बात है कि ईरान जो है अपने जो शर्तों पे कायम रहा है। ईरान ने कोई भी ऐसी बात नहीं करी है जिससे ये नजर आए कि वो अपना परमाणु करार को टोटली, परमाणु जो कार्यक्रम है उसको छोड़ रहा है, अपने मिसाइल कार्यक्रम को छोड़ रहा है। और यहाँ तक कि उसने ये भी संकेत दिए हैं कि जो हॉर्मुज़ में जो टोल होगा वो अभी 60 दिन के लिए फ्री होगा, उसके बाद फिर वो टोल लगाने पे विचार करेगा। अभी पिछली बार जब हम लोग दावेदारी ईरान ने कर दी। पिछली बार जब हम लोग बात कर रहे थे इस मामले पे, तो आपने कहा था
कि ईरान शायद वहाँ टोल वसूलेगा, वो छोड़ेगा नहीं, और उसके एक दिन बाद खबर आती है कि टोल वसूला जाएगा, इस तरह की बातें हैं। तो मैं 14 पॉइंट बारी-बारी से दोहराता हूँ दर्शकों के लिए, और आप कृपया उसको आसान भाषा में कम शब्दों में बताएँ, समझाने का प्रयास करें कि ये किसके लिए फ़ायदेमंद है? क्या आपदा में अवसर ईरान के लिए हो गया है? ट्रंप किस तरीके से जो कहा जा रहा है कि एकदम लौट गए ईरान के सामने, क्या ऐसा कुछ है? जैसे पहला पॉइंट है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलेगा और 60 दिन तक जहाज बिना टोल के गुजरेंगे। ये 60 दिन के बाद वाला सीन क्या होगा? देखिए 60 दिन के बाद वाला सीन ही ये बता रहा है कि 60 दिन के लिए टोल फ्री होंगे, मतलब कि आंतरिक तौर पे ईरान और जो दूसरे जो ताकतें हैं उनके बीच एक बातचीत चल रही है, और हुँ, शायद ईरान ये उनको ये कह रहा है कि हमारा इतना ज़्यादा डैमेज हो चुका है कि उसके रिकंस्ट्रक्शन के लिए और उसको पूरा पुनर्निर्माण के लिए हमें पैसे हुँ, चाहिए होंगे और टोल हमारी मजबूरी है। तो मैं हुँ, समझता हूँ कि वेस्टर्न पावर्स भी अगर 60 दिन की सिर्फ बात कर रहे हैं, देखिए शर्तों में अगर हुँ, 60 दिन की बात हो रही है तो कहीं ना हुँ, कहीं ईरान को एक संकेत दिया गया है कि ठीक है 60 दिन के बाद अगर आपको कुछ वाजिब लगे तो इस पर विचार हुँ, कीजिए, और वो क्या होगा, टोल का मॉडल क्या होगा, वो कैसे होगा, ये तो बाद में तय होगा, लेकिन कहीं ना कहीं इस युद्ध ने ये संकेत दे दिया कि भैया कोई भी चीज को बहुत ज्यादा न छेड़ो, छेड़ने के बाद उसके परिणाम बड़े गंभीर होते हैं। और शायद हुँ। इतने साल से अभी तक टोल लगने की इस पे बात नहीं आई थी, और ईरान ने अब वो रास्ते भी खोल दिए जी, टोल जी, और लगाने यहाँ के। साफ-साफ कहीं न कहीं एक बात लिखी हुई है कि ईरान बाद में ट्रांज़िट फ़ी ले सकेगा, 60 दिन के बाद। जी, जी। तो इसका इसका ये शायद पश्चिमी ताकतें उनको थोड़ी छूट इसलिए भी देंगे कि ईरान का नुकसान बहुत हुआ है, और हुँ, आसपास के इस्लामिक देश भी अब इस बात के लिए तैयार हैं कि अगर इस एरिया के डेवलपमेंट के लिए अगर वार को रोकना है तो ईरान के साथ एक पैचअप करके चलना पड़ेगा, और उस हुँ, पैचअप के रूप में शायद ईरान को ये एक छूट दी जाए हरमुज पे टोल लगाने। हुँ। इसका असर क्या होगा भविष्य में? जैसे ईरान को तो फ़ायदा होगा अगर वो टोल वसूलता है, मोटा वसूलता है, चाहे जैसा भी वसूलेगा। बाकी देशों पर जैसे भारत पर क्या असर होगा अगर टोल भरना पड़ा तो? हाँ, देखिए हमारे यहाँ तो आज 72 डॉलर का पर बैरल हो गया है, हुँ, लेकिन आपको क्या फायदा हुआ है? आपको पेट्रोल सस्ता मिल रहा है। बिल्कुल तो नहीं। भारत के नागरिकों को तो टोल लगे ना लगे कोई फायदा नहीं मिल रहा है। अगर भारत हुँ, के व्यापारियों को और सरकार को अगर कुछ बेनिफिट मिलता है अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड में, तो उसका जो बेनिफिट होता है निचले तबकों को ट्रांसफर नहीं होता है, वो ऊपर ही हुँ, जमा हो जाता है। पूंजीपतियों के प्रॉफिट्स बढ़ जाते हैं, सरकार के अपना राजकोषीय राजकोष बढ़ जाता है, उसमें ज्यादा पैसे आ जाते हैं, और हुँ, मंत्रियों को ऐश करने का ज्यादा पैसा मिल जाता है, बड़े बड़े जहाजों में घूमते हैं, सांसदों को ज्यादा हुँ, हुँ। छूट मिल जाती है। जो भी जी। राज्य की इनकम बढ़ती है तो उससे आम जनता को यहाँ कोई फायदा नहीं मिलता। तो मुझे नहीं हुँ, लगता कि टोल ना लगे तब भी इंडिया को कोई बहुत ज्यादा फायदा होगा। टोल लगेगा भी तो भारत की जनता वैसे ही रहनी है। आज हुँ, तो तेल की कीमत बहुत नीचे आ चुकी है, अगर आप देख लीजिए तो आज हुँ, इंटरनेशनल मार्केट में 72 डॉलर पर बैरल तेल है, जो 100 पे पहुंच गया था। तो सीधा का हुँ। सीधा अगर 28 डॉलर की कमी 108 के रही, आस-पास पहुँच गया था। जी। हाँ, तो ये अगर भारत के नागरिकों को इसका बेनिफिट तो मिलना चाहिए। अगले 10 दिन में कम से कम तेल की कीमत 85 या 90 रुपए पे आना चाहिए। वो शायद हुँ, आएगा कि नहीं आएगा, ये टाइम बताएगा। ये तो और अच्छा ऐसे एक पॉइंट मैं है। और बात बता दूं कि ऑलरेडी जी। बॉस्फोरस पे एक और स्टेट, इंपॉर्टेंट स्टेट है, उस पे हुँ, तुर्की पैसा लेता है, चुंगी लेता है, और हुँ, सुएज कैनाल पे मिस्र ऑलरेडी चुंगी लेता है। जो इंपॉर्टेंट जो सी रूट्स हैं उस पे हुँ, 2-3 जगह ऑलरेडी चुंगी की वसूली चल रही है। सिर्फ मलक्का स्ट्रेट, हार्मुज स्ट्रेट, ये सारे स्टेट थे। बाबल मंदब जो है इस पे अभी तक कोई चुंगी वसूली का कार्यक्रम नजर नहीं आया था, लेकिन हार्मुज पे लग गया है, तो हो सकता है कल को मलक्का के नजदीक के देश कहें कि हम भी टोल लेंगे, कल को बाबल मंदब पे खुल के हम भी टोल लेंगे, तो एक नया ट्रेंड शुरू हो सकता है 21st सेंचुरी। हुँ। अच्छा, अगला पॉइंट है कि अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी खत्म होगी। ये तो समझ में आता है कि जो घेराबंदी किया था अमेरिकी सेना ने, उसको हटाया जाएगा। लेकिन इसके बाद का जो पॉइंट है कि ईरानी तेल निर्यात पर छूट मिलेगी। इसे कितनी बड़ी राहत मानते हैं आप ईरान के पक्ष में? हाँ, ये बहुत बड़ी राहत है। आप देखिए कि ईरानी तेल निर्यात पे आप ईरान का तेल नहीं ले रहे थे। आपके सैंक्शंस आप पे आप अमेरिकी सैंक्शंस के डर से आप ईरानी तेल नहीं रहे थे। कहीं न हुँ, कहीं इस बात के संकेत है कि ईरान अब इंटरनेशनल मार्केट में अपने तेल बेच सकेगा, और हुँ, अमेरिकी सैंक्शन शायद निष्प्रभावी हो जाएगी। हुँ, जो उसका जो प्रतिबंध है, अमेरिका प्रतिबंध जो है वो निष्प्रभावी होगा। तो मुझे लगता हुँ, है कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में तेल इससे और सस्ता होगा। ईरानी तेल के आगमन के बाद दुनिया के हुँ, तमाम देशों को इसका बेनिफिट होगा। जो एनर्जी संकट से, तेल संकट से, ऊर्जा के संकट से गुजर रहे हैं, उनको फायदा हुँ, होगा, क्योंकि ईरान एक बहुत बड़ा सप्लायर है, और हुँ, ईरान को भी चोरी छुपे चाइना को तेल बेच रहा था। मेन ईरान का भी खरीदार चाइना ही था, और चाइना ही जी। सिर्फ अमेरिका से, अमेरिकी प्रतिबंधों के डर
से नहीं डर रहा था और वो लगातार ईरानी तेल ले रहा था और ईरान को पेमेंट कर रहा था। तो मैं समझता हूँ कि ये भारत के लिए और जो तमाम देश हैं, पाकिस्तान और जो तमाम देश हैं उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है ये जो ईरानी तेल के निर्यात पे अगर प्रतिबंध हटता है। अगर छूट मिलती है तो ये पूरी दुनिया के लिए फ़ायदेमंद है। दुनिया के लिए फ़ायदा है, ईरान की इकोनॉमी को भी इससे काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, उनको डॉलर मिलेंगे और डॉलर मिलेंगे तो निश्चित रूप से ईरान के इकोनॉमी के डेवलपमेंट में उसका इस्तेमाल होगा। ये इसे आप अमेरिका की हार मानते हैं? देखिए निश्चित रूप से जो अमेरिका वहाँ के तेल कंपनियों को और वहाँ के तेल को टोटली अपने कंट्रोल में लेना चाह रहा था रिजीम चेंज करके, वहाँ के नेतृत्व को चेंज करके अपने वेनेजुएला के तर्ज पे जैसे मादुरो को उन्होंने गिरफ्तार किया और वहाँ अपना बंदे को बैठा दिया, राष्ट्रपति, एक महिला को राष्ट्रपति बना दिया। ऐसे ईरान में भी अपने खेल में अमेरिकी लगे हुए थे, लेकिन अमेरिकी को इसमें डिफीट मिला। यहाँ पे वो ना रिजीम चेंज कर पाए, ना ईरानी जो तेल है उस पर कंट्रोल कर पाए, कब्जा कर पाए। और ईरान इजराइल की बड़ी ख्वाहिश थी कि ईरानी तेल को अपने कंट्रोल में ले लें। और मैं समझता हूँ कि ये तो अमेरिका की जो सारी रणनीति जो आगे की थी उसको ट्रंप ने पानी फेर दिया। अब इसमें किसकी गलती है, क्या गलती है, तो अमेरिकी प्रशासन यूपी बिहार में जो एक कहावत चलती है कि चौबे चले थे छब्बे बनने दूबे बन के लौट गए, वही हाल अमेरिका का नजर आ रहा है। हाँ, तो द्विवेदी बन के गए थे, द्विवेदी बन के आ गए अगर देखा जाए तो। तो छब्बे बनने चले थे और दूबे बन के लौट गए। बहुत बड़ी बड़ी बातें थी और अब पता चल रहा है कि जो जिस स्थिति में थे उससे भी नीचे आ गए। अच्छा, तेल सप्लाई सामान्य करने की बात हुई है, वैश्विक आर्थिक मंदी टालने की कोशिश की बात हुई है, ईरान पर लगे प्रतिबंध धीरे-धीरे हटने की बात हो रही है। तो सिर्फ तेल की बात ही नहीं है, और भी जो प्रतिबंध ईरान पर अमेरिका ने लगा रखा था, चर्चा है कि वो भी धीरे-धीरे हटेंगे। तो इसे कहीं न कहीं अमेरिका की हार के रूप में ही देखा जाएगा। बाकी ईरान के जो फ्रोजन एसेट्स थे दुनिया भर में जो अमेरिका ने फ्रीज करके रखा था, उसे भी वापस करने की बात आ रही है। ये क्या मामला है? देखिए, जो पहला आपने सवाल जो किया कि अमेरिका की हार हुई है, इसको आप अमेरिका की हार ना बोलें, ये ट्रंप की हार है। देखिए, बराक ओबामा ने ऑलरेडी एक और जो पश्चिमी ताकतें जो थी, जो यूरोप के देश जो ताकतवर देश थे, उन्होंने एक समझौता किया था ईरान से 2016 में और उस समझौते के तहत ऑलरेडी उनके जो फ्रोजन एसेट्स थे वो भी वापस करने की बात हुई थी। साथ में धीरे-धीरे ईरानियन तेल के एक्सपोर्ट को भी उन्होंने परमिशन दे दी थी और जो परमाणु कार्यक्रम को डिले करने की उसमें समझौते में बात हुई थी, लेकिन 2018 में ट्रंप ने इजराइल के दबाव में उस समझौते से बाहर अपने आप को निकाल दिया। तो ये देखिए कि ये अमेरिका की हार नहीं थी। अमेरिकी प्रशासन का एक बहुत बड़ा तबका ईरान से समझौता चाह रहा था और शांति चाह रहा था और बराक ओबामा ने उसी तरफ अपना कदम उड़ाया था। और यूरोप जो हमेशा एनर्जी हंग्री रहा है, देखिए सबसे बड़ा संकट यूरोप का है जो एनर्जी हंग्री है, तो यूरोप ने भी इसमें काफी अच्छी पहल की थी। ट्रंप की इस नीति से यूरोप भी राजी नहीं था, फ्रांस भी राजी नहीं था, ब्रिटेन भी राजी नहीं था और देखा होगा तभी इस बार में कभी भी फ्रांस में और ब्रिटेन और तमाम देशों ने, इटली जैसे देश, जर्मनी ने भी सपोर्ट नहीं किया ट्रंप को और ट्रंप बौखलाए हुए नजर भी आए वार के दौरान कि आप नहीं हमें सपोर्ट कर रहे हैं। और अमेरिका में डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन के अंदर एक बहुत बड़ा पार्ट जो भाग था, जो एक बहुत बड़ा ग्रुप था, वो भी ईरान से जंग के पक्ष में नहीं था। ये तो प्योर नेतान्याहू और ट्रंप का एक पर्सनल ईगो था जिसने ईरान पर अटैक किया और दोनों को बहुत ही जबरदस्त झटका लगा। तो पहली बात तो ये। दूसरा जो सबसे बड़ी बात है कि ईरान के लिए थी कि ईरान को बहुत नुकसान हुआ, बहुत लोग मारे गए, काफी उसके आर्थिक नुकसान हुआ है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर काफी बर्बाद हुआ है, लेकिन फ्रोजन एसेट्स तो अब मिलेंगे उनके। और जो दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि उससे जो जब सैंक्शंस हटेंगे, फ्रोजन एसेट्स मिलेंगे, तो इनके जो इकोनॉमी में जो तबाही आई है उसको धीरे धीरे रिकंस्ट्रक्ट करेंगे ईरानियंस जो है। तो जैसा शुरुआत में जो प्लान था और जिस तरीके की बातें थी कि 4-5 दिन में वहाँ के सर्वोच्च नेता को मार देंगे, फिर इसके बाद कब्जा कर लेंगे, अपनी सरकार, अपनी पिट्ठू सरकार बिठा लेंगे। अगर वो सारी चीज़ें हो जाती तो शायद बाकी दुनिया के जो इनके समर्थक देश हैं वो साथ देते भी और जो आज विरोध कर रहे थे वो भी साथ देते। लेकिन चूंकि ट्रंप की व्यवस्था लगातार कमज़ोर पड़ती हुई दिख रही थी ईरान के मामले में और इनके जो साथी थे आसपास के वो भी कहीं न कहीं दबाव बना रहे थे, जिसके कारण मुझे लगता है कि इन्हें पीछे होना पड़ा है। अगला जो मामला है इसमें लिखा गया है कि $300 अरब का रिकंस्ट्रक्शन फंड बनेगा। अमेरिका इस फंड में पैसा नहीं देगा। तो ये पैसा देगा कौन? हाँ, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें कई तरह के अलग-अलग आयाम हैं इस पूरे खेल में। देखिए ईरान ने क्या किया, ईरान ने डायरेक्ट अमेरिका को हिट नहीं किया। ईरान ने अमेरिका के जितने भी बेस हैं उस पर अटैक किया, चाहे कुवैत में थे, चाहे बहरीन में थे, चाहे सऊदी अरब में थे, यूएई में थे। यूएई की इकोनॉमी को टोटली
ईरान ने बहुत ही पीछे कर दिया। दुबई एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट का सेंटर था और इस समय दुबई का रियल एस्टेट टोटली टूट चुका है। दुनिया भर के लोगों ने जो पैसा लगाया वो भाग रहे हैं, कंपनियां भाग रही हैं। और सऊदी अरब ने अपने इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने की एक पॉलिसी बनाई थी जिसमें था कि तेल बेस्ड इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करके आईटी, एग्रीकल्चर और जो दुनिया के तमाम देश अलग अलग जिस ढंग से इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, तो सऊदी अरब भी उसी तरह से अपने इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करने की प्रक्रिया में लग गया था। अब क्या हुआ कि इस वार से दुनिया भर के इन्वेस्टर डर गए कि अगर हम वेस्ट एशिया में अगर पैसा लगाएंगे, जैसे दुबई एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट का सेंटर था, हमारे जो जितने भी क्रोनी कैपिटलिस्ट हैं, बड़े बड़े जो पैसे कमाने वाले जो सेठ जी लोग हैं, उनका भी दुबई में काफी माल लगा हुआ है। हमारे आईएएस अफसरों का भी बहुत माल लगा हुआ है। वहाँ इकोनॉमी एकदम फ्री है, जितना चाहिए जाके पैसा लगाइए, कोई टैक्स नहीं है। वो सारा दुबई का जो एक चकाचौंध था उसको ईरान ने ध्वस्त कर दिया 2 महीने के अंदर। और उसको और लोगों को ये भी समझ में आ गया कि कोई सुरक्षा नहीं है। जी, दुबई जैसे शहर में कोई सुरक्षा नहीं है। वो सारे लोगों को दुनिया भर के इंटेलिजेंस एजेंसियों की गलतफहमी थी कि ईरान का वार से सामने फाइट करने की क्षमता 10 दिन की भी नहीं है। चाहे इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी थी, इवन के पाकिस्तानी भी इस बात को समझ रहे थे। इवन की यूएई और सऊदी अरबिया का तो सारा सिस्टम ही वेस्ट के बेस पे है। उनका सारा डिफेंस से लेके उनका जो पूरा का पूरा जो इंटेलिजेंस है वो वेस्ट पे डिपेंडेंट रहता है। तो वो भी ऐसा ही मान के चल रहे थे। इजराइल भी यही सोच रहा था कि 10 दिन में करेंगे। और एक मैं बात इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट बताता हूँ कि उसमें ऐसा गेम हुआ था कि बहुत सारे लॉबी सक्रिय थी। एक एनर्जी लॉबी सक्रिय थी कि ईरान 15 दिन में हार जाएगा तो सारे तेल के कुएं अमेरिकन कंपनियों के हाथ में आ जाएगा। एक डिफेंस लॉबी सक्रिय थी, जो आर्मामेंट हथियार बेचने वाली जो अमेरिकन लॉबी थी, इजराइल की जो अमेरिकन हथियार बेचने वाली लॉबी थी। ये 2 महीने 1 महीने में अपने जो वेपन्स का जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाएंगे दुनिया को ईरान पर अटैक करके। खुमैनी को जब डेथ हुई तो उन्होंने दिखाया कि देखो हमने सुप्रीम लीडर को मार दिया, हमारे पास फादर ऑफ बम है, हमारे पास कौन से एफ श्रेणी के विमान है, हमारे पास इतने बढ़िया मिसाइल सिस्टम है, सारा कुछ वो बोले थे। तो वो एक नावी का अपना इंटरेस्ट था कि वो हथियारों का प्रदर्शन दिखा के दुनिया भर में फिर अगले 10 साल हथियार बेचते। और उसके मेन खरीदार यही होते, यूएई, बहरीन, कुवैत और सऊदी अरबिया। जिनके पास पेट्रोल डॉलर है वही हथियार खरीदेगा, भूखे नंगे तो हथियार खरीदते नहीं है। जिनके पास पैसा होता है वही हथियार भी खरीदता है। ये अलग अलग लॉबी का अपना अपना इंटरेस्ट था। जो अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी का कहते हैं कि आर्मामेंट इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा पैसा लगा हुआ है और उनका काफी इंटरेस्ट है, तो वो भी इस बार को और काफी हवा दे रहे थे और लगातार उल्टे सीधे बोल रहे थे। सट्टा बाजार में भी पैसे उनके सहयोगी लगा रहे थे। और कब क्या होगा ईरान के अंदर वो पहले ही सट्टा बाजार में उसका वो एक लगाते थे, दाव पे लगाते थे और उससे खूब पैसा। इसमें डोनाल्ड ट्रंप के परिवार के भी कुछ लोग, परिवार के लोग जी। तो अरबों डॉलर की उधर से कमाई इन्होंने करने की कोशिश करी। इधर हथियार लॉबी ने हथियार बेच के कमाई करने की कोशिश की। अमेरिका में तुरंत डिमांड हुआ कि $1 ट्रिलियन की जो डिफेंस बजट है उसमें $500 अरब और दिया जाए। तो भाई $500 अरब दिया जाएगा तो इसका सीधा फायदा तो डिफेंस आर्मामेंट इंडस्ट्री को होगा, जो अमेरिकी आर्मी को हथियार बेचेंगे। मैक्सिमम अमेरिकन कंपनियां हैं, तो अमेरिका के पब्लिक के टैक्स मनी सरकार कहाँ खर्च करेगी? डिफेंस पे खर्च करेगी। लड़ाई कहाँ हो रहा है? ईरान में, जिसका अमेरिका की जनता से कोई लेना देना नहीं है। और उसका टैक्स मत जाएगा अमेरिका के सरकार को, या सरकार कर्ज लेगी तो बाद में उसे भी अमेरिकी जनता ही उतारेगी। और वो सीधा कहाँ रूट होकर जाएगा? अमेरिकी कंपनियों को, अमेरिकी क्रोनी कैपिटलिस्ट को, डिफेंस जो सेक्टर के जो बड़े बड़े जो लॉबी है उनको जाएगी। तो ये बड़ा एक बड़ा तो चाहे तेल बेचकर माल बनाने वालों का दिमाग हो, चाहे हथियार बेचकर पैसा कमाने वालों का दिमाग हो। मेन आपने जो क्वेश्चन किया था $300 अरब, तो अब ये दुनिया, ये जो 4-8 जो आसपास के देश है उनको ट्रंप ने शायद समझाया है कि देख भाई तुम्हारी सुरक्षा इसी में ईरान से बेहतर संबंध बना के रखें। और ईरान से बेहतर संबंध तभी होगा जब ईरान को आप रिकंस्ट्रक्शन में दो। ट्रंप ने बोल दिया मैं नहीं दूंगा, लेकिन देगा कौन? आसपास वाले अपनी सुरक्षा के डर से ईरान को देंगे रिकंस्ट्रक्शन के लिए, ईरान से बेहतर संबंध डेवलप करने के लिए। और वो उसमें बहुत बड़ा रोल देखिएगा यूएई को दुबई का दोबारा डेवलप करने के लिए, दुबई पे दुनिया भर के इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए ईरान को यूएई पैसा देगा। सऊदी अरब अपना नियोम सिटी बना रहा है। नियोम सिटी में लोगों के इन्वेस्टमेंट के लिए, भाई पैसा कोई लगाएगा, अगला लगाएगा क्या मिसाइल अटैक हो जाएगा तो क्यों पैसा लगाएगा? तो उसमें कॉन्फिडेंस की सऊदी अरब में इन्वेस्टमेंट आए, उसके लिए उसने वो भी ईरान को पैसा देगा। कुवैत भी देगा, क्योंकि कुवैत भी, कतर भी देगा। कतर का गैस का दुनिया भर का दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है कतर। तो ये जितने भी पेट्रोल डॉलर और गैस डॉलर जो है उसका एक कुछ हिस्सा ईरान को इसलिए देंगे कि हमारी सुरक्षा बनी रहे और दुनिया भर के जो इन्वेस्टर हैं वो हमारे पास आए, पैसा लगाएं। और दूसरा जो हमारा जो एक्सपोर्ट जो है तेल का और गैस का बहुत ही आराम से हो जाए। एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक तरह से एवी लेवी है, उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन मनी डेवलपमेंट।
ये होगा मुझे यानी जहां ट्रंप तक। ने वही कर दिया इन देशों के साथ कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। ट्रंप नहीं, का जो ट्रंप गया वो गया। ट्रंप 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 नहीं डूबे। देखिए सारे जो वार होता है अमेरिकी जनता डूबेगी। अमेरिका में महंगाई बढ़ रही थी, ट्रंप को क्या फर्क पड़ रहा था? ट्रंप हमारे यहाँ इतनी गरीबी है तो हमारे नेता मंत्री को क्या फर्क पड़ता है जनाब? नेता और मंत्री को तो बढ़िया भोजन मिलता है, चाहे चिकन खाएं चाहे मटन खाएं, हवाई जहाज में चार्टर प्लेन में घूमे, कोई फर्क नहीं पड़ता इनको। भाई धरती जितना तो महंगा जनता ही है, मशरूम खा ले। क्योंकि टैक्स तो उन्हीं पे लगेगा ना। अगर अमेरिका की इकोनॉमी अगर खराब होगी तो आपने देखा इस पूरे वार में चाइना कहीं डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं। चाइना अपनी इकोनॉमी को बचाना कैसे इस चीज को समझ रहा है। दुनिया भर में वो किसी भी वार में इंगेज नहीं हो रहा है। अगर आप चालाकी से देखें तो बॉर्डर पे बिल्कुल, भी बहुत बहुत सावधानी से चीन तो फुल टाइम बार-बार। वार नहीं करता। जी। चीन के बारे में एक चीज़ समझ में आती है कि बहुत ही चालाकी से, सावधानी से वो धीरे-धीरे किनारे खड़े होकर जो भी करना होता है वो साइड में खड़े होकर, कहीं भी बीच में कूदने की उसकी हरकत नहीं है। वो दूर से जो भी बोलना होता है अपना स्टैंड क्लियर कर देता है। लेकिन फ्रंट पे कहीं जाने का काम चाइना ने नहीं किया और ना ही पीछे रहने का काम किया, पीछे दोनों बातें। अच्छा, अगला मसला इसमें ये है कि ईरान को पीसफुल यूरेनियम एनरिचमेंट की छूट मिल सकती है। ईरान के एनरिच यूरेनियम को डाउन ब्लेंड करने पर बात होगी। इसे ये क्या मसला है और ये क्या वहीं पहुंच गया है अमेरिका जहां पर इसके पहले ओबामा छोड़ के गए थे? एकदम आपने सही बात बोला है कि बात वहीं पहुंच गई। यही चीज तो ओबामा कर रहे थे। ओबामा के टाइम में भी ईरान ने अपने क्या कहा जाता है पीसफुल यूरेनियम जो न्यूक्लियर प्रोग्राम को जारी रखने की उसको अनुमति थी। इनरिचमेंट को एक सीमा तक रखना था, सेंट्रीफ्यूज की जो संख्या घटानी थी। और बात फिर वही हो रही है कि आप अपना इनरिचमेंट कैपेसिटी को कम करेंगे। अभी ईरान के पास 60% इनरिचमेंट का क्षमता ऑलरेडी वो बना चुके हैं और 90 तक पहुंचने में 60 के बाद बहुत टाइम नहीं लगता, वो 2 महीने 4 महीने में पहुंच जाएंगे। लेकिन अब उसको कम करेंगे तो वो तो पहले भी कम करने के लिए तैयार थे ईरानियंस। उन्होंने कभी 2018 में जब ट्रंप बाहर निकले थे तो ईरान ने तो कभी नहीं कहा था कि हम नहीं करेंगे। सेकंड ये है कि पीसफुल उन्होंने कहा है कि आप जारी रखिएगा और अपना कोई भी न्यूक्लियर वेपन्स नहीं आप डेवलप करेंगे। तो बात तो फिर वहीं पहुंच गई। और साथ ये में बातें तो ईरान पहले भी कह रहा था कि हम नहीं बनाएंगे। हाँ, वो तो ऑलरेडी जो जैकोवा हुआ था, जो बराक ओबामा से समझौता हुआ था, उस समझौते में सारी चीजें थी। उसी बात पे फिर आ गए। तो ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को पीसफुली जारी रख सकता है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि ट्रंप ने यहाँ तक कह दिया कि आप अपने इजराइल लगातार कह रहा था कि ईरान का मिसाइल प्रोग्राम बंद करवाओ। ट्रंप ने साफ बोल दिया कि मिसाइल प्रोग्राम ईरान जारी रखेगा। मीन्स की ईरान चाहे 10,000 किलोमीटर के रेंज का मिसाइल बना ले, चाहे 5,000 किलोमीटर का रेंज का मिसाइल बना ले, कोई उस पर रोक नहीं होगी। ट्रंप ने उसमें एक लाइन और बोला, कहा मैं कैसे कह सकता हूँ कि सऊदी अरब के पास मिसाइल हो और ईरान के पास न हो। ट्रंप ने बहुत बड़ी खतरनाक बात बोली कि सऊदी अरब के पास मिसाइल हो, ईरान के पास न हो। मतलब वो एक संकेत इजराइल को है कि तुम्हारे पास मिसाइल है और ईरान के पास मिसाइल न हो, मैं कैसे कर दूं। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कि ट्रंप को ये दिख रहा है कि ईरान से दोस्ती कर लेनी चाहिए, बाकी भले दुश्मन बन जाए छोटे छोटे? हाँ, देखिए ट्रंप बिजनेसमैन है। ट्रंप को हो सकता है कि थोड़ा बहुत वहां पे उनके बच्चों को कारोबार मिल जाए। देखिए ट्रंप का जो दामाद है ना, जेड कुशनर, वो बेसिकली तो यहूदी हैं और वो सऊदी अरब और इजराइल के बीच जो अंदर खाते, यूएई इजराइल के बीच जो अंदर खाते, सूडान और इजराइल के बीच जितने भी अंदर खाते डील हो रही थी, अब्राहम अकॉर्ड हो रहा था। और अब्राहम अकॉर्ड में यूएई तो ऑलरेडी तैयार ही था, सऊदी अरब थोड़ा डिस्टेंस बनाए हुए था फिलिस्तीन को लेकर। तो उसके सारा जो पूरा का पूरा जो संरचना जो है अब्राहम अकॉर्ड का, वो जेड कुशनर ने किया, क्योंकि जेड कुशनर का वेस्ट एशिया के अलग अलग कामों में काफी पैसा लगा हुआ है। तो हो सकता है कि जेड कुशनर का इंटरेस्ट ईरानियन तेल में भी हो सकता है, ईरानियन एनर्जी सेक्टर में हो सकता है। तो ट्रंप के जो दामाद हैं उनके अपने कुछ प्रॉफिट के धंधे ईरान में शुरू कर सकते हैं और ईरानियंस को इसमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर कोई पैसा लगाता है आके, 4 पैसा कमाना चाहता है, 4 पैसा ईरान को अगर फायदा है, तो मैं समझता हूँ ईरानियंस को इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। अमेरिकी पूंजी से किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? अमेरिकी नीतियों से आपत्ति हो सकती है। अमेरिकी अच्छा, आपने यहूदी शब्द का इस्तेमाल किया। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि इजराइल नाराज है, अब यहूदी जो है ट्रंप के पीछे पड़ जाएंगे, ट्रंप की ऐसी तैसी कर देंगे। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए यहूदी वहाँ के जो पॉलिटिकल जो लॉबी है उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वहाँ के बैंकिंग सिस्टम में उनका अच्छा पकड़ है, वहाँ की इकोनॉमी में उनकी अच्छी घुसपैठ है और वो तमाम पार्टियों को वो दोनों इम्पोर्टेंट पार्टियां रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स दोनों को वो डोनेशंस देते रहते हैं और उनकी पूरी लॉबी है दोनों पार्टियों के अंदर जो उनके इंटरेस्ट की बात करती है, उनके लिए वहाँ के अमेरिकी संसद में भी वो बात करते हैं। तो निश्चित रूप से वो लॉबी अभी तक रिपब्लिकन में काफ़ी प्रभावी रही है और वो नाराज होंगे।
लेकिन देखिए किसी भी राष्ट्र में 2 तरह 3 तरह की बातें होती है। हमारी सरकार को कल को ये लगे कि हमारी जनता एकदम ही नाराज़ हो गई है, तो सेठ जी के साथ कितने दिन चलेगी? हो सकता है सेठ को छोड़ दें, सेठ को अबैंडन कर दें। तो वहाँ भी तो ऐसे सेठ ही के है बिना कि सरकार कितने दिन चलेगी, सवाल तो ये भी है ना। हाँ, ये बात अलग है, लेकिन वहाँ पे तो नाराज़गी दिखने लगी थी ना। वहाँ पे हम्म, आम जनता महँगाई से बहुत परेशान थी, हमारी तरह थोड़ी है, हमारी तरह जनता की 5 किलो अनाज तो संतुष्ट हो जाए। वो सब वहाँ पे हम्म, महँगाई जल्दी बढ़ती नहीं है यूएस में। हम लोग महँगाई के लिए बहुत ज़्यादा हैबिचुअल हैं, लेकिन वहाँ महँगाई तो बढ़ती नहीं है। वहाँ पे जो है एक नॉर्मल जो लाइफ़ है बहुत अच्छी निकलती है और वहाँ पे 2 से 3% में महँगाई बढ़ती है तो हाहाकार मच जाता है। हम लोग 4 से 5% महँगाई के लिए आदी हैं। अमेरिका में 3-4% महँगाई अगर बढ़ती है तो हंगामा मच जाता है वहाँ पे। 1% 2% महँगाई वहाँ बढ़ जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। वहाँ पे 3 हम्म, से 4% महँगाई बढ़ रही थी। ट्रंप ने मजाक में बोला कि हमें महंगाई पसंद है, फ्रस्ट्रेशन में बोला, मजाक में बोला, लेकिन वहाँ हम्म, पे जो मिड टर्म इलेक्शंस हो रहे थे, हमारी तरह तो ये तो है नहीं कि यहाँ ईवीएम भी चेंज हो जाएगा, वहाँ तो ईवीएम भी चेंज नहीं होगा, वहाँ तो राष्ट्रपति खुद ही कह रहे हैं कि हमारे यहाँ विरोधी लोग घपला कर देता है। वहाँ पे विरोधी इतने मजबूत है कि ट्रंप कहते हैं कि यहाँ पे सारा इलेक्शन रिग्ड हो जाता है, हमको हरवा दिया। तो मेरा ये कहना है कि ट्रंप को ये डर था, तो ये डर था तो उसमें इजरायली लॉबी क्या कर लेगी वहाँ पे, उनकी भी एक सीमा है। और इवन के विद इन इजराइल जो इतने अटैक्स हो रहे थे ना, तो उससे इजराइल की जनता फ्रस्ट्रेट हो रही थी नेतान्याहू से। वो लगातार सायरन बजते थे, भाग के वो बंकर में पहुंचते थे, कई जगह बंकर को भी ईरानियन मिसाइल छेद कर गए, तो वो फ्रस्ट्रेट हो गए थे लोग, आम लोग बहुत परेशान हो गए थे। तो इसलिए ईरानिया इवन की इजराइल में भी अगर राइट विंग जो कट्टरपंथियों को छोड़ दिया जाए, तो नॉर्मल जो एक बड़ा तबका तो फ्रस्ट्रेट हो चुका था इस बार से और नेतान्याहू से वो नाराज था। वो किसी ढंग से इस वार को समाप्ति की ओर बढ़ाना चाह रहा था। जी, बिल्कुल भीतरी उन्माद कभी-कभी युद्ध में लोगों को ढकेल देता है, लेकिन ये बहुत दिन तक उन्माद टिकता नहीं है। जब अपने-अपने पर आने लगती है, जब समस्याएँ लंबी होने लगती हैं, तो फिर हर व्यक्ति को शांति पसंद होती है। लेकिन ये शांति जिस कीमत पर आ रही है, खासकर ट्रम्प के लिए अमेरिका के लिए और ईरान को जो कुछ हासिल हुआ है, उन सब पर आपने बहुत ही अच्छे से, कायदे से लोगों को समझाने का प्रयास किया। उम्मीद है दर्शकों को ये बातचीत पसंद आई होगी। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार सर।